हेलो गाइस, मैं हूं शिवम बारो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, साइंस की कल जो मैं वीडियो शूट कर रहा था उसको शूट करते करते अचानक से लाइट चली गई तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आज हम लोग लास्ट वाला जो टॉपिक है, जो पैराग्राफ है, जो यानी कि गोली दर्पण के बारे में, वो दोबारा से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वही ये मुश्किल से 10-20 सेकेंड का या 1 मिनट का हो पाया था। तो देखिए, मैं बात कर रहा था दर्पण के बारे में। तो दर्पण जो होता है वो सबसे पहले तो 2 टाइप का हम समझ सकते हैं, दर्पण। फिर यहाँ पर एक आता है समतल और एक आता है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण जो है वो सिंपल सा होता है। जो गोली दर्पण होता है ये मैंने आपको बताया था 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ पर आपको ये समझाना था कि उत्तल दर्पण जो होता है ये उठा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उठा होता है। किधर साइड के लिए? हमेशा बाएं तरफ से। और जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है? हमेशा अंदर के लिए धंसा होता है। वो हमेशा ही धंसा रहता है अंदर साइड के लिए। मतलब अगर एक आदमी यहाँ पर है तो उसको बीच का जो पार्ट है वो गहरा दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो दर्पण है इसको आप कॉपी में इसकी जो कुछ कुछ बातें वो कैसे समझेंगे। तो आइए उन्हीं को समझते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझना। मैं आपको उत्तल दर्पण समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप एक कांच का एक बॉल ले लो। ये बॉल है और इस बॉल को बिल्कुल इस तरीके से काट दो। ठीक है, जब आप इस तरीके से काट दोगे तो होगा क्या कि जो इसका पीछे का पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस बॉल की एक त्रिज्या भी होगी। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। तो ये जो त्रिज्या है ये एक्चुअली में इस लेंस की त्रिज्या होगी। सॉरी, ये लेंस नहीं है, ये दर्पण है। दर्पण 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 भैया, दर्पण ध्यान रखना, दर्पण है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्पण। अब ये जो त्रिज्या है जो पूरे कांच के बॉल की थी, वही चीज़ इसकी हो गई। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपके पास में कोई ऐसा दर्पण है तो आप क्या करोगे, उसको पूरा कर दो और जितना वो गोले का त्रिज्या बनेगा वही इसकी त्रिज्या होगी। चलिए ठीक है, आपको मेरे ख्याल से त्रिज्या समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरा पॉइंट होता है, जो इसकी ये दूरी होती है, इस दूरी को हम इसका द्वारक क्षमता बोलते हैं। द्वारक बोलते हैं, क्षमता नहीं, सॉरी, द्वारक बोलते हैं, मतलब अपर्चर। आपने सुना होगा कैमरे में अपर्चर होता है, मोबाइल में आजकल आता है 1.2 अपर्चर, 1.8 अपर्चर। तो ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका कैमरा अच्छा काम करेगा रात में, या फिर जो भी आप समझ लीजिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो नॉर्मली 2.2 के कैमरे थे, फिर उसके बाद 1.9 आया, 1.8 आया, अभी प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारे में तो 1.6 तक के आ गए हैं, और भी देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं हमने M से लिखा और इसको लिखा हमने N से। तो इसका अपर्चर हम कैसे बताएंगे? जितना इसका MN है उतना ही इसका क्या होगा? अपर्चर होगा। चलिए ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद में दोस्तों अब मैं ये समझाता हूँ, जो ये वाला पॉइंट होता है एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा डिटेल से समझा दूँ। ये देखो, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे की जो इस चैप्टर से रिलेटेड मेन चीज़ें ना वो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? दर्पण। दर्पण में जिस पॉइंट पर एक एग्जैक्ट हम मुख्य अक्ष बनाते हैं, या फिर बोलते हैं कि इस पॉइंट पर सारा हमारा काम हो रहा है, उसी पॉइंट को हम मुख्य बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मुख्य बिंदु के नाम से हम जानते हैं और इसको हम हमेशा P से रिलेट करते हैं। P से लिखते हैं, हम किसी और पॉइंट से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मानक है, जो आप कहीं भी इमेज देखने को पाओगे, वहाँ पर P ही लिखा होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे P लिखो, चाहे T लिखो, चाहे Q लिखो, है ना। और दोस्तों, ये जो P है इसका नाम होता है ध्रुव। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। आई होप आपको ये ध्रुव लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैंने काफ़ी छोटा लिखा है, और अगर नहीं दिख रहा तो मैक्सिमम जो 480 पिक्सल, अभी तो 1080p हो नहीं सकता, तो 480p पर, यानी कि उसकी जो सेटिंग रेजोल्यूशन है ना, उसको हाई कर लो। तो ये जो P है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। अब आप आगे समझिए, मैंने आपको बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? त्रिज्या को हम लिखते हैं R से। त्रिज्या R। लेकिन जितनी आपकी त्रिज्या है उसके एग्जैक्ट आधी, मान लो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 5, अगर इसमें त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर तो 7.5, यानी कि त्रिज्या का ठीक आधा जो होता है वो फोकस दूरी कहलाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितना हो गया आपका? ये हो गया, मान लेते हैं जो भी हो R है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इस पॉइंट पर, बिल्कुल आधे पॉइंट पर, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इस वाले पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे? ये इसका फोकस बिंदु है। इस फोकस बिंदु को हम क्या बोलते हैं भाई? हम इस फोकस बिंदु को बोलते हैं F, कैपिटल F बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? F। ये जो F है
ये बिल्कुल ठीक इसके आधे के बराबर है। यानी कि अगर हमें r इसके बराबर में लाना होगा तो हमको यहाँ पर 2 बार f बनाना होगा, एक बार इतना और एक बार इतना, तो कितनी बन जाएगी 2f। तो इसको हम 2f बराबर r लिख सकते हैं। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर 2f। आपको जो समझना है आप समझ लो, बस ये समझ लो फोकस दूरी जो होती है वो आपकी त्रिज्या की आधी होती है या त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में। ये जो दर्पण है इसका केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इसका केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र काफ़ी जरूरी पॉइंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ये है आपका वक्रता केंद्र, ये आपकी फोकस दूरी, ये आपका ध्रुव, और ध्रुव मैंने पहले से लिख दिया है। ये सारी चीज़ें जितना आसानी से आप याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे, जो होती है यहाँ की लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप ये चीज़ें जो है यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे इन चीज़ों को अपने कॉपी पर डिनोट करेंगे, बस आप ये समझ जाओ। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अवतल दर्पण के ऊपर। अवतल दर्पण को भी सेम इसी तरीके से हम समझेंगे। उत्तल दर्पण ये था, और अवतल दर्पण देखिए आपको कोई व्यक्ति जो होगा वो इतना देगा, ठीक है। आप इसके सामने यहाँ पर खड़े हो और आप अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आप अजीब गजीब तरीके से दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको कैसे समझना है सारी चीज़ें अवतल दर्पण के बारे में। देखो अवतल दर्पण भी कुछ गोला दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप क्या करो, इस गोले को पहले पूरा कर दो। हमने इस गोले को, जितना भी गोला भाग है उतने गोले भाग को आप पूरा कर दो। इस गोले भाग का कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा ही होगा, तो यही आपका जो है इस दर्पण की त्रिज्या बन जाती है। तो ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब देखो समझने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र था वो पीछे की तरफ था, लेकिन जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है वो सामने की तरफ है। अब यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका त्रिज्या। तो हमें पता है त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस बिंदु या फोकस दूरी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपका ये फोकस बिंदु गया। ये आपका क्या है? C। ये आपका क्या है? F। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर जो है C लिखते हैं, बहुत से लोग R लिख देते हैं। R मत लिखा करो, वो तो उसकी दूरी होती है, और F हम बस बना देते हैं क्योंकि ये फोकस बिंदु होता है, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो बिल्कुल ठीक आधी है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका ध्रुव हो गया। जैसे यहाँ पर ध्रुव है ना, इसमें ये वाला होगा, ऐसा ही ध्रुव यहाँ पर इसमें ये है। तो इसको जो है हम P से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लो सेम वही चीज़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी MN, इसको हम द्वारक यानी कि अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये क्या होता है आपका? वही चीज़ मुख्य अक्ष होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और अगर आपने जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ वो समझ लिया तो यकीन मानो कि आपको इस चैप्टर में दिग्गज बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज के बारे में, यानी कि उसका प्रतिबिंब के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद जब 10th में था तो इस पॉइंट को काफ़ी दिनों तक समझ में नहीं पाया था। बहुत कोशिशों के बाद में जब मेरी 12th में एटलीस्ट ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसके बाद में मैंने पहले 10th का समझा, तब 12th का समझा, तब जा करके मैंने अपने एग्ज़ाम दिए थे 12th के। क्योंकि ये जो इमेज है, टीचरों ने मेरे पता नहीं क्यों इसको क्लियर ही नहीं करा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आता होगा। और मैं जो भी पूछता था मैं कहता था सर मुझे इमेज के बारे में समझ नहीं आ रहा। तो बोलते थे देखिए अगर यहाँ पर दूरी है, यहाँ से बिंदु आएगा, यहाँ से इमेज बन जाएगा। अरे इमेज तो बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इमेज क्या है, वो कैसा होता है, या फिर क्या चीज़ें, वो सब कुछ मुझे नहीं समझ में आती थी। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज रहा था और आप कंफ्यूज कभी भी ना हो, इसलिए आपको बता दूँ। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। जैसे ये पेन है, एक्चुअली में मार्कर है, और ये मार्कर हमारा कहाँ पर है? ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे, और अगर मान लेते हैं शीशा लगा होगा, ये जो चीज़ है ये मान लेते हैं दर्पण है, आपका शीशा है, तो आपका ये जो पेन है वो कहाँ दिखाई देगा? दर्पण के अंदर दिखाई देगा। वही चीज़ जो होती है वही परछाई होती है, सॉरी परछाई नहीं, वही चीज़ आपकी प्रतिबिंब होती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वो दर्पण के अंदर नहीं होता,
वो दर्पण के बाहर बनता है। अब आप कहोगे दर्पण के बाहर मतलब वो हवा में बनता है, यहाँ पर बनेगा। जैसे ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। हाँ, यहीं पर बनता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हम शीशे के अंदर देख रहे थे ना। आप कभी शीशे में अपना मुंह देखो, ऐसा लगेगा शीशे के अंदर हो। और सोचो वही चीज़ अगर आपको बाहर दिखाई देने लगे तो क्या कहेंगे, जैसे 3D होलोग्राम होता है, 3D वो चारों तरफ से होता है। इमेज जो शीशे के सामने होती है, दर्पण के सामने होती है, बस उतना ही बनती है। तो ये चीज़ जो है क्लियर होता ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में इमेज कैसे होती है। अब यहाँ पर 3 शब्द जो मुझे कभी भी शुरुआत में कम से कम वही बता रहा हूँ 12th तक की मुझे समझ नहीं आते, फिर मैंने वहाँ पर बहुत समझने की कोशिश की, क्योंकि होता है यार सबके साथ में होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, फिर हम उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाना पड़ता है, तब जाकर वो क्लियर होता है। बहुत से लोग, मैं ऐसा नहीं करो समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता, मेरे जैसे लोगों को नहीं आता। तो मैं आपको समझाता हूँ। इमेज जब आप बनाएंगे या प्रतिबिंब जब आपका कहीं से बनेगा तो इसके साथ में 3 शब्द जोड़े जाएंगे। पहला वास्तविक, दूसरा आभासी, ठीक है, इसके साथ में एक सीधा या फिर उल्टा, सॉरी ये जो वास्तविक और आभासी है ये एक साथ में जोड़ा जाता है। वास्तविक आभासी, उसके बाद में सीधा उल्टा, और इसके बाद में यहाँ पर छोटा बड़ा। ये 3 शब्द जो हैं किसी भी इमेज के लिए जोड़े जाते हैं। सीधा उल्टा आपको समझ में आता है, छोटा बड़ा समझ में आता है। वास्तविक आभासी में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता था। अब आप भी कभी कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वास्तविक इमेज और आभासी इमेज क्या होती है। आपने ऑलरेडी पहले छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन तब मैं बहुत मक्कार था, घूमता रहता था, मतलब पढ़ने में ठीक था, लेकिन कभी इस दोनों पॉइंटों को समझने की कोशिश नहीं की थी। इसको बोलते हैं रियल और ये होता है वर्चुअल, इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हो तो जो वास्तविक इमेज होती है वो होती है जो हवा में बनती है। जैसे यहाँ पर एक शीशा रखा है, मान लो कोई भी शीशा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कौन सा शीशा है, XYZ कोई शीशा है। शीशा मतलब दर्पण, जब भी शीशा बोलो दर्पण समझना। तो ये आपका कोई शीशा है और यहाँ पर कोई एक चीज़ रखी है, तो भैया हमको पता है कि अगर ये चीज़ यहाँ है तो इसी के अंदर इतनी ही दूरी पर हमको दिखाई देगी। मतलब कोई आदमी यहाँ से ऐसे झाँक के देखेगा तो उसको चीज़ दिखाई देगी कि नहीं देगी, आप खुद से बताओ। बिल्कुल, ये शीशा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को अंदर दिखाई देगा शीशे के, कितनी दूर दिखाई देगा, जितनी दूर मैं इधर हूँ उतना ही दूर उधर होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, आगे आऊँगा, वो भी आगे आएगा, फिर मैं अपनी नाक उसमें से लड़ा दूंगा वो भी अपनी नाक इसमें लड़ा देगा और हम दोनों की नाक जो है टच हो जाएगी। ये तो हो गया आपका आभासी। क्यों? क्योंकि वो दर्पण के अंदर है। लेकिन अगर क्या हो कि दर्पण यहाँ पर है और जो चीज़ है, जो इमेज बन रही है वो यहाँ ना बन करके यहाँ बने, सच में यहाँ पर बने, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक इमेज है। आप सोचो, आप शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के अंदर नहीं बल्कि बाहर आप दिखाई देते हो। आप मुंह इधर संभाल रहे हो, सामने वाला इधर संभाल रहा है, और आपने कहा लो भाई चाय पकड़ो ना, और जैसे ही आपने चाय दी, क्योंकि वो एक्चुअली में तो है ही नहीं, हालांकि वो सचमुच है, लेकिन वो आपकी इमेज है। जैसे ही चाय दोगे चाय फट से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो आप ही का इमेज है और वो आपको उस टाइम पर चाय दे रहा होगा। तो खैर तो जोक की बात है, मजाक में लो यार, ये सब कुछ साइंस में हम नहीं समझते हैं। बस मैं आपको कैसे भी करके वास्तविक और आभासी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में इस चीज़ को बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शीशे के अंदर अगर झांक करके देखने पर चीज़ दिखाई पड़ती है या वो चीज़ केवल दर्पण के अंदर दिखाई देती है तो वो आभासी है। बाहर अगर बनती है कहीं पर तो वो वास्तविक है। और वो बहुत से लोग ये पूछना चाहते होंगे कैसी बनती है, तो वो एग्जैक्ट वैसी ही बनती है जैसा कि चीज़ होती है। जो चीज़ दर्पण के सामने होती है उतना ही बनती है। तो आपको सीधा उल्टा भी पता चल रहा होगा। सीधा उल्टा समझाता हूँ क्या होता है। देखो, जैसे एक पेड़ है और इसके सामने हमने एक दर्पण लगा दिया, ठीक। अब ये पेड़ की जो इमेज है वो वास्तविक बन रही है। अगर देखो, अगर वो आभासी होती तो क्या होता है, वो शीशे के अंदर से ऐसे हम झाँक के देखते ऐसे, और देखें ऐसे जब झाँक के देखते तो वो उसके अंदर दिखाई दे रही होती, कहीं बाहर नहीं दिखाई देती। लेकिन जब वो वास्तविक बनेगी तो आपको इमेज तो यहाँ से साइड से भी हम देख पाएंगे। हालांकि वो दिखाई देगी तभी जब लाइट का उसका इफेक्ट होगा। तो ये हो गई आपकी वास्तविक इमेज, ठीक। लेकिन बात हम कर रहे थे सीधे की, अभी ये सीधी है। अब हम बात करेंगे उल्टे की, तो उल्टी कैसी बनेगी, तो ये उल्टी इस तरीके से बनेगी। इस चीज़ को हम उल्टा कहते हैं।
इस चीज़ को हम उल्टा कहते हैं। कई बार ये शीशे दर्पण जो भी है उसके अंदर उल्टी बनती है, कई बार ये दर्पण के बाहर उल्टी बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। छोटी बड़ी का मतलब देखो, आपने देखा होगा ना, कई बार चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, जैसे लेंस होता है, हम लोग लेंस से देखते रहते हैं, तो उसी तरीके का चीज़ है ये। अब क्या होगा, मान लेते हैं छोटी बन रही है तो हो सकता है वो आपको इतनी बड़ी दिखाई दे, अगर बड़ी बन रही है तो हो सकता है वो इससे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे सकती है। तो ये खेल है प्रतिबिंब का, आपको वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। अब कोई भी जो इमेज बनेगी वो चाहे तो वास्तविक होगी या फिर आभासी होगी, दोनों में से एक ही चीज़ आपके लिए लिखना है। चाहे तो वो सीधी होगी या फिर उल्टी होगी, या फिर छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। 3 पॉइंट हमें उठाने, मान लेते कौन कौन से, पहला वास्तविक, दूसरा उल्टा, तीसरा मान लेते हैं छोटा। ये हमने तो सिर्फ माना है, एक्चुअली में हम इनको निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन करके, सवाल लगा के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाओगे, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप चीज़ों को मेरे हिसाब से समझते रहो। एक और बात, साइंस को मैं हमेशा साइंस के चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ रियल लाइफ से रिलेट करके, आपको चीज़ों को एक्चुअल में रिलेट करा के। हो सकता है बहुत से लोग ये बोले कि मेरी वीडियो में बहुत सारी कमी है। हाँ है, मैं प्रोफेशनली वीडियोस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जो रियल लाइफ की चीज़ें उनको जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको मुख्य बिंदु समझ में आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी बोला हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हो गई, गलत नहीं है वो चीज़। मैं बस उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको कैसे समझने की कोशिश की थी। भाई सबको प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टीचर से समझना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं समझने के लिए, क्योंकि टीचर जो समझाते समझ नहीं आता, वो दुनिया से परे होते, पता नहीं क्यों, भूत जैसे होते हैं मेरे जैसे। तो यहाँ पर मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये चलते हैं। अब दोस्तों आपको अगर इसको डिफाइन करना हो, लिखना हो कि हम कैसे वास्तविक और आभासी इमेजों में यानी कि प्रतिबिंब में फ़र्क करेंगे, तो आप ये जो पॉइंट तीनों दिखाई दे रहा है, आप इन तीनों पॉइंटों को अपनी कॉपी पर लिख लो, अच्छे से हो बहू याद कर लो। लेकिन समझाने के लिए मैंने समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अच्छा, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये लिख रखा है कि जब वो वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं तो वास्तविक इमेज बनता है। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में शायद ना आए कि वो कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या होता है। जैसे एक इमेज हम ले रहे हैं, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, ठीक है। सामने एक दर्पण रखा हुआ है, कौन सा दर्पण है हमें नहीं पता। यहाँ से किरण निकली और वो इधर के लिए आ गई, मान लेते हैं ये ऐसा दर्पण है, तो ही तो इधर आएगी, ठीक है। सॉरी, ये तो उल्टा चली आएगी, मैंने उल्टा कर दिया, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी इमेज इधर से इधर आकर के टकरा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है ये आपस में यहाँ पर क्रॉस होती हुई मिल रही है, तो ये हो सकता है ये यहाँ पर बने। अगर यही चीज़ शीशे के अंदर हो रहा होता और हम यहाँ पर सोच रहे होते कि वो लाइट तो यहाँ से इधर जा रही है, दूसरी लाइट इधर से इधर जा रही है, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर, तो वो हमें केवल वास्तव में नहीं बल्कि प्रतीत होती हुई ऐसा लगता है कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो हो रही हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत हो, मैंने आपको क्या बताया, वो शीशे के बाहर बनता है तो वास्तविक है, शीशे के अंदर बनता है तो आभासी है। मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ जाए। लिखना आप वही जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको परिपाटी के बारे में पता होना चाहिए। परिपाटी क्या होता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने परिपाटी मिस कर दिया तो डेफिनेटली आपको जो है आगे के सवाल समझने में, या जो मैं अभी समझाऊंगा या जो आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपने 9th क्लास में जो है मैथ पढ़ी होगी, और मैथ में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट वाला, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट के बारे में समझाया गया है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो कार्तीय तल होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर हम कार्तीय तल बनाते हैं 2, ठीक है। ये 2 हमारे कार्तीय तल हो गए। अब इन कार्तीय तलों को छोड़ करके आप ये समझ लो कि यहाँ पर कोई एक दर्पण रखा हुआ है, मान लेते हैं हम अवतल दर्पण यहाँ पर रखा है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में अब ध्यान से देखो, ये जो कार्तीय तल है उस कार्तीय तल पे आ जाओ, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, मुख्य बिंदु है, ठीक है। मान लो कि मुख्य बिंदु यहाँ है या यहाँ है, छोड़ो हटाओ उसको, इग्नोर करो, कहीं भी हो सकता है। मुख्य बिंदु के इधर कौन से नंबर होता है, भाई सबको पता है इधर कौन से नंबर होते हैं, इधर नंबर होते हैं माइनस में होते हैं ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही फलाना धमाका बहुत से नंबर। इधर कौन से नंबर होते हैं, इधर सारे होते हैं प्लस के नंबर। नीचे कौन से नंबर होते हैं, सारे के सारे माइनस के होते हैं। ऊपर कौन से नंबर होते हैं, सारे के सारे
प्लस के होते हैं। मान लिया ये +1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो मेरे को बताना कि आपने परिपाटी समझ ली या आपने परिपाटी देखी, आपको समझ नहीं आई, जो भी हो, लेकिन परिपाटी के बारे में जरूर बताना ताकि मेरे को पता चले कि इतनी लंबी कोई वीडियो मेरी देखता भी है कि नहीं देखता है। तो अब यहाँ पर ये -1, -2, -3, -4, -5 ये इस तरीके की चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया, यही तो होता है। ठीक है, अब मानते हैं इस दर्पण से, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर कोई एक चीज रखी है। तो ये चीज कहाँ पर रखी है? यहाँ पर क्या रखा है? एक मोमबत्ती रखी है। आप बताओ भाई, दर्पण से वो कितनी दूरी पर रखी है? दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 6 मीटर की दूरी पर। तो हम क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। और वस्तु की दूरी को हम लिखते किससे हैं? u से। ये कितनी है? 6 मीटर। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस में ना, तो हम हमेशा दूरी को माइनस में लिखते हैं। किसी भी वस्तु की दूरी जो दर्पण से आप नापेंगे कभी भी हमेशा माइनस में रहेगी, क्योंकि हम हमेशा चीज को हमेशा उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं। ओके, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि वस्तु वो कितनी ऊंची है। भाई कोई भी चीज इसके नीचे तो हम घुसा के रखेंगे नहीं, जमीन के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया जमीन है हमारा, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है। कोई भी जो चीज है वो ऊपर के लिए होगी। तो वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं अभी कितनी है। देखो ऊंचाई यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? 4। ऊंचाई कैसी है? पॉजिटिव में 4। तो वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई ये आपकी हो गई h, ठीक है, ये हो गई h। h का मतलब हाइट। हाइट जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, किसकी? वस्तु की। तो ये हो गई आपकी 4 मीटर। अब यहाँ पे काफ़ी घिचपिच हो गया, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। मेरे पास डस्टर तो खो गया है, तो मैं जुगाड़ बना के काम चला रहा हूँ। ये डस्टर का जो वो कपड़ा नहीं होता है छोटा सा जो उसके ऊपर लगा होता है, उसी से काम चल रहा है। पीछे का सारा मामला खो गया। देखो इधर ये जो आपका वस्तु है, सॉरी ये वस्तु है, ये दर्पण है। भाई मेरे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे एक इमेज बन रही है। देखो यहाँ से एक ये निकला, यहाँ से निकला। अच्छा चलो, पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया? u बता दिया और h बता दिया। u माइनस में गया 6 मीटर, h गया प्लस में 4 मीटर। इसकी फोकस दूरी किधर है? सॉरी, जो त्रिज्या है वो किधर है? इस दर्पण की त्रिज्या कहाँ है? ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया नहीं होगा कि जो त्रिज्या है वो माइनस में है कि प्लस में है। हम खुद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें पता है अवतल दर्पण होगा तो उसकी त्रिज्या इधर होगी, उत्तल दर्पण होगा तो उसकी त्रिज्या उधर होगी। तो जिसकी त्रिज्या इधर है, मतलब पॉइंट यहाँ से मिलेंगे ना, तो यहाँ से त्रिज्या इधर है। त्रिज्या किस में आ रही है? माइनस में। यानी कि इस बात को हमेशा अपने माइंड में बिठा लो। ऐसे बना है, त्रिज्या इधर होगी, ऐसे बना है, त्रिज्या उधर होगी। उधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस। यानी कि अगर अवतल दर्पण है तो r हमेशा आपका कैसा जाएगा? निगेटिव जाएगा, माइनस जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। कितनी हो गई? 10। ये हो गई आपकी 10 माइनस में। मैं देखो ये परिपाटी अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बाद में समझाई जाएगी, लेकिन मैं इसको पहले ही समझा देना चाहता हूँ ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो माइंड में क्लियर हो जाए। इसके बाद में हम लोग जो है उन चित्रों पर भी जाएंगे जो आपके मेन सूत्र बोले जा सकते हैं, मेन फॉर्मूले बोले जा सकते हैं, जिनके ऊपर इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी माइनस में। अब थोड़ा सा देख लो, जैसे इस वस्तु की जो इमेज है वो यहाँ पर बनती है इस जगह पर। ये मोमबत्ती एग्जैक्ट ऐसी दिखाई देती है, ऐसी। और अब भाई तुम ये देखो, हमारा मेन तल यहाँ है और वस्तु कहाँ चली गई? नीचे आ गई। वस्तु किधर आ गई? नीचे। तो इसकी हाइट ऊपर गई है कि नीचे गई है? हमें पता है इसकी हाइट किधर गई है? नीचे गई है। तो इसकी जो हाइट है, यानी जो हमारे प्रतिबिंब की हाइट है, उसको हम लिखेंगे h डैश से, वो आ गई आपकी निगेटिव। ठीक है, अब देखो जो ये इमेज है इसकी दूरी कैसी आ रही है? भाई ये भी तो भी निगेटिव आ रही है। अगर ये इधर ना बन के इधर बनता तो कैसी हो जाती? पॉजिटिव हो जाती। और अभी ये कैसी आ रही है? निगेटिव आ रही है।
तो आपका जो v है यानी कि जो वस्तु की दूरी है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है वो आपकी कैसी है, निगेटिव है। अगर आपने ये परिपाटी समझ ली, ठीक है, तो आपसे आगे सवाल भी लगेंगे और जो अभी वो हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे वो भी आप बहुत अच्छे से बना पाओगे कि अगर आपका जो दूरी है वो कहाँ पर है, कोई वस्तु कहाँ पर है। चलिए ठीक है, आई होप आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि उसी में से डायरेक्टली 5-7 नंबर का आपका आएगा। और अगर ये जो चित्र आपने याद कर लिए तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप सॉल्व कर पाओगे, जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे वो भी सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन का मतलब न्यूमेरिकल, सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। और वो क्या है, देखो हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर रखने पर कहाँ बनती है, ये हो गया दर्पण। थोड़ा सा लगे हाथ आपको लेंस के बारे में भी बता देता हूँ। ये है लेंस। दर्पण में आपको क्या पढ़ना है, दर्पण में आपको सबसे पहले पढ़ना है अवतल दर्पण। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण। और लेंस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, उत्तल लेंस। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवतल दर्पण में आपको ये भी पढ़ना है, उत्तल दर्पण भी पढ़ना है, मतलब दर्पण में आपको उत्तल भी पढ़ना है, उत्तल। और यहाँ पर आपको अवतल लेंस भी पढ़ना है। लेकिन कितने कितने, ये जो अवतल दर्पण है ये आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, जबकि इसमें उत्तल लेंस के 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण के जो है आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और यहाँ पर अवतल लेंस के 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो भाई, ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, या तो आपका अवतल दर्पण होगा या तो आपका उत्तल लेंस होगा। कभी कभार अगर किसी को अलग सा कुछ क्वेश्चन मिला है, जो टीचर जिन्होंने पेपर आपका सेट किया है उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हुआ, तो वो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देंगे। नहीं तो चांसेस ये हैं कि आपको ये दोनों पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपको कितनी चीज़ें समझनी है, कुल मिला के आपको 6 से 12 और 4 18 सूत्र समझना है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सिर्फ यहाँ पर ये 6 समझने की कोशिश की तो ये सारे आपको आसानी से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण जो है उसमें कोई इमेज कहाँ पर रखा होगा, जैसे वो अनंत पर रखा है कि P से थोड़ा परे रखा है, सॉरी कि वो C से थोड़ा परे रखा हुआ है, कि वो C पर रखा है, कि वो F से और C और F के बीच में रखा है, कि वो F पर रखा है, कि वो P और F के बीच में रखा है। 6 पॉइंट हो गए। हम इन 6 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो मिस मत करना, और इस वीडियो को पसंद किया अभी तक भी देख रहे हो भाई तो प्लीज़ एक बार आप बता दो मैंने वीडियो पूरा देखा, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको कोई पूरा देखता भी है या फिर नहीं, ताकि मेरा बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और लाइक तो मेरा हक है।